Hello guys, welcome back to my YouTube channel. I am Shilpi Agrawal. Today we will discuss class 12th business study chapter 2 principle of management. तो बेटा ऑलरेडी मैंने आपको दो वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें फर्स्ट वीडियो में हमने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस तीनों कवर किए हैं एंड सेकंड वीडियो में हमने हेनरी फ्यूज के 14 प्रिंसिपल्स को कवर किए हैं। आज हमारी इस चैप्टर की ये थर्ड एंड लास्ट वीडियो है, जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर के प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड उनकी टेक्निक्स को हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो पहले हम एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में जान लेते हैं कि एफ.डब्ल्यू. टेलर कौन थे। तो बेटा एफ.डब्ल्यू. टेलर, जिनका फुल नेम है फ्रेडरिक विंसलो टेलर, जो बॉर्न हुए थे 20 मार्च 1856 को एंड जिनकी डेथ हुई थी 21 मार्च 1915 को। ये अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे। ये अमेरिका से बिलोंग करते थे, अमेरिकन कंट्री के थे एंड अमेरिका में मैकेनिकल इंजीनियर थे। इन 1874 ही बिकम एन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट। ये अप्रेंटिस मैकेनिस्ट बन गए थे एंड बाद में इनकी पोजीशन रोज हो गई थी और ये बेथलेहम स्टील कंपनी में चीफ इंजीनियर की पोस्ट पर इनकी पोजीशन जो है राइज हो गई थी। बाद में मेजर टेलर ने दो बुक आई थी टेलर की, जो इंपॉर्टेंट बुक तो इनकी काफी आई थी, लेकिन टू बुक्स हैं जो इनकी इंपॉर्टेंट थी। फर्स्ट है शॉप मैनेजमेंट, जो आई थी 1903 में एंड सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो इनकी पब्लिश हुई थी 1911 में। ही इज नोन एज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। इन्हें फादर कहा गया साइंटिफिक मैनेजमेंट का, क्योंकि साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एफ.डब्ल्यू. टेलर ने पहली बार दिए थे। टेलर इंसिस्ट ऑन साइंटिफिक मैनेजमेंट एंड अपोज टू रूल ऑफ थंब। टेलर ने क्या कहा? टेलर ने कहा हर एस्पेक्ट में, एवरी एलिमेंट ऑफ द जॉब के जितने भी एलिमेंट होते हैं सब में साइंस को अप्लाई करो, नॉट रूल ऑफ थंब। रूल ऑफ थंब को अप्लाई नहीं कीजिए। इन्होंने कहा ह्यूमन एक्टिविटी को छोटे छोटे पार्टों में डिवाइड कर लीजिए, स्मॉल पार्ट्स में डिवाइड कर लीजिए एंड इस तरीके से डिवाइड कीजिए कि वर्क जो है आपका, जिसमें जो आप वर्क कर रहे हैं उसमें टाइम भी कम कंज्यूम हो और आपकी प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हो। नाउ एफ.डब्ल्यू. टेलर के बारे में मैंने एक ब्रीफ समरी दी है जो इनके बारे में बता रही है। तो देखिए, इनका बॉर्न जो हुआ था 1856 को हुआ था और इनकी जो डेथ हुई थी वो 1915 में हुई थी। बॉर्न, फिर वापस बॉर्न 20 मार्च 1856 इन यूएसए। प्रोफेसर थे ये, अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर थे इन मिडवेल स्टील कंपनी। इन्होंने जो डिग्री ली थी वो स्टेवंस इंस्टीट्यूट से ली थी। पोजीशन अप्रेंटिस मैकेनिस्ट बने थे 1874 में, एग्जीक्यूटिव एट द मिडवेल स्टील कंपनी इन 1884 में, फिर बेथलेहम स्टील कंपनी इन 1898 एंड लेटर उसी का नाम बदलकर बेथलेहम स्टील कंपनी कर दिया गया। आयरन कंपनी का नेम चेंज कर बेथलेहम स्टील कंपनी कर दिया गया। ये प्रोफेसर रहे थे टक स्कूल ऑफ बिजनेस, जो 1900 में फाउंड हुआ था एंड प्रेसिडेंट रहे थे अमेरिकन सोसाइटी ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के फ्रॉम 1907 टू 1906 टू 1907। तो ये इनकी ब्रीफ समरी थी। ये आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू में आ सकती है या फिर आपके प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इसे आप एक बार क्विक रीडिंग कर लेंगे। नाउ हम आते हैं प्रिंसिपल्स पर। तो देखो, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट है जो एफ.डब्ल्यू. टेलर है, उन्होंने 4 प्रिंसिपल्स दिए थे। फर्स्ट, साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। हर एस्पेक्ट में साइंस को अप्लाई करना है, रूल ऑफ थंब को अप्लाई नहीं करना। हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअल एंड डेवलपमेंट ऑफ ईच वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। तो वन बाय वन बेटा हम इन प्रिंसिपल्स को रीड करते हैं। देखिए, पहला प्रिंसिपल है आपका साइंस नॉट रूल ऑफ थंब। तो साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, इसमें कहते हैं, टेलर कहते हैं भाई किसी भी काम को, जो हम ये काम करते हैं उस काम को करने के डिफरेंट मेथड होते हैं, लेकिन आप हर चीज की साइंटिफिक स्टडी कीजिए एंड एनालाइज कीजिए और उसमें हर एस्पेक्ट में साइंस को अप्लाई कीजिए। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी साइंटिफिक स्टडी एंड एनालिसिस ईच एलिमेंट ऑफ जॉब। जितने भी एलिमेंट होते हैं, जॉब के जो पार्ट होते हैं, उन पार्टों की सबकी साइंटिफिक स्टडी करो और एनालिसिस करो। इन ऑर्डर टू रिप्लेस ऑल रूल ऑफ थंब, जो पुराने समय से चले आ रहे हैं रूल ऑफ थंब, उन्हें रिप्लेस कर दीजिए। उन्हें रिप्लेस करना है और सब में किसे अप्लाई करना है? साइंस को। एंड हिट
एंड ट्रायल मेथड। भाई एक को अप्लाई किया, रिजल्ट नहीं आया, दूसरे को अप्लाई करो, रिजल्ट नहीं आया। अरे भाई पहले साइंटिफिक स्टडी करो कि किसको आपको अप्लाई करना है, देन अप्लाई कीजिए। तो यहाँ पे रिप्लेस कर देना है बेटा हमें और रूल ऑफ थंब को एंड हिट एंड ट्रायल मेथड को, दोनों को साइंस से रिप्लेस कर देना है। Taylor believed that there was only one best method to maximize efficiency. टेलर बिलीव करते हैं कि केवल एक ही तरीका होता है जिससे एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है, एंड दिस मेथड कैन बी डेवलप्ड थ्रू स्टडी एंड एनालिसिस। और वो मेथड ऐसा नहीं कि रातों रात बन जाएगा, नहीं, उसके लिए स्टडी करने की नीड होगी, एनालिसिस करने की नीड होगी। नाउ साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स इन्वेस्टिगेशन ऑफ ट्रेडिशनल मेथड। तो साइंटिफिक मेथड में आप इन्वेस्टिगेशन करेंगे ट्रेडिशनल मेथड का, पुराने मेथड का, थ्रू वर्क स्टडी एंड यूनिफाइंग द बेस्ट प्रैक्टिस। उसके बाद आप यूनिफाई कर देंगे, सबको मिला देंगे, क्योंकि आप हर एलिमेंट का जो पार्ट के, जो आपकी जॉब के पार्ट थे, उन हर किसी का एक बेस्ट मेथड देख रहे थे, उन सारे बेस्ट मेथड को यूनिफाई कर देंगे एंड डेवलपिंग स्टैंडर्ड मेथड, और एक स्टैंडर्ड मेथड को डेवलप करेंगे विच वुड बी फॉलोड थ्रू द ऑर्गेनाइजेशन, जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो होगा। द रिजल्ट, दिस कैन रिजल्ट इन ट्रीमेंडियस सेविंग ऑफ ह्यूमन एफर्ट, जिससे ह्यूमन एफर्ट, टाइम, मटेरियल, रिसोर्सेज सभी सेव होंगे, सभी कम यूज होंगे। सो एवरी एस्पेक्ट में बेटा आपको साइंस अप्लाई करनी है ना। अब हम अपने अगले प्रिंसिपल्स पर आते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल है हमारा हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड। तो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड में कहता है, बेटा पहले समझिए, देखो हमारे पास दो ग्रुप होते हैं, एक वर्कर्स ग्रुप होता है और एक मैनेजमेंट ग्रुप होता है। तो हमारे पास 2 ग्रुप है। अब वर्कर्स क्या सोचते हैं, वर्कर्स सोचते हैं कि भाई हम अंडर पेड हैं, हमें कम सैलरी पे की जा रही है और हमसे वर्क ज्यादा लिया जा रहा है। एंड जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट सोचता है कि वर्कर्स कुछ भी नहीं करते हैं, ये फ्री की सैलरी ले रहे हैं। तो ये दोनों एक दूसरे के राइवल्स होते हैं। देखो यहाँ पे पढ़िए पहले, under the effective system of production there always exist a possibility of the class conflict। तो class conflict रहता है इन दोनों के बीच में। the management workers versus workers, both group are rivals of each other। दोनों ही ग्रुप एक दूसरे के राइवल्स होते हैं। workers feel that they are underpaid and management feels that workers are not putting the required effort। workers सोच रहे हैं कि वो अंडरपेड है एंड मैनेजमेंट सोच रहा है कि वो रिक्वायर्ड एफर्ट अपने पुट नहीं कर रहे हैं। अब इस प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं जो ऊपर के पॉइंट है। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल देयर शुड बी कंप्लीट हार्मोनी एंड प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बिटवीन मैनेजमेंट एंड वर्कर। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच में कंप्लीट हार्मोनी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए वर्कर्स एंड मैनेजमेंट के बीच में। दे शुड वर्क टुगेदर फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन गोल। दोनों को साथ में मिलके ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने के लिए काम करना है। अकॉर्डिंग टू टेलर, टू इंटरेस्ट ऑफ द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स आर वन। तो दोनों का गोल तो एक ही है, दोनों का इंटरेस्ट सेम है एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन डिपेंड करती है अपॉन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ द एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉय। तो जो कोई ऑर्गेनाइजेशन है वो तभी प्रॉस्पेरस होगी जब उसके एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर दोनों ही प्रॉस्पेरस, दोनों की प्रॉस्पेरिटी इंक्रीज होगी। ना आते हैं बेटा अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर, हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखिए, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म में क्या होता है, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म बेटा आपका जो हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड पढ़ा था आपने, उसी का ही एक्सटेंशन है। आप हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड को और आगे बढ़ा दीजिए, थोड़ा सा और डिटेल में ले जाइए, तो आपका आ जाता है कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। देखो यहाँ पे क्या कहता है, देयर शुड बी कॉपरेशन बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। दोनों में इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म कह दीजिए या कॉम्पिटिशन कह दीजिए, कुछ भी कह दीजिए। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे कॉपरेशन होना चाहिए मैनेजमेंट एंड वर्कर के बीच में, इंस्टेड ऑफ इंडिविजुअलिज्म। सब अपने अपने बारे में ना सोचें एंड दोनों एक दूसरे से कंपटीशन नहीं करें। देखो द प्रिंसिपल, ये एक्सटेंशन होता है हार्मोनी नॉट डिस्कॉर्ड का।
कंपटीशन शुड बी रिप्लेस बाय कोऑपरेशन, यहाँ पे हमने कंपटीशन को रिप्लेस किससे कर दिया, कोऑपरेशन से। एंड मैनेजमेंट शुड एनकरेज कंस्ट्रक्टिव सजेशन बाय एम्प्लॉय थ्रू आउट प्रॉपर रिवॉर्ड, मैनेजमेंट को अपने जो वर्कर्स हैं उन्हें यहाँ पर प्रॉपर रिवॉर्ड देकर उनके सजेशन को एनकरेज करना चाहिए। अगर एम्प्लॉय कोई सजेशन दे रहे हैं तो अगर वो सजेशन अच्छा होता है तो उसके लिए प्रॉपर रिवॉर्ड मैनेजमेंट को देनी चाहिए। एंड मैनेजमेंट शुड टेक वर्कर्स इनटू कॉन्फिडेंस बिफोर मेकिंग एनी इंपॉर्टेंट डिसीजन, और अगर मैनेजमेंट कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ले रहा है रिलेटेड टू वर्कर्स, जिसमें वर्कर्स पे भी इफेक्ट आएगा, तो ऐसे में पहले से ही उन्हें कॉन्फिडेंस में ले ले, पहले से ही उन्हें उसके बारे में डिस्कस कर ले। नाउ अकॉर्डिंग एट द सेम टाइम वर्कर्स शुड अवॉइड स्ट्राइक एंड अनरीजनेबल डिमांड, और सेम टाइम में वर्कर्स को भी स्ट्राइक पे नहीं जाना है, अनरीजनेबल डिमांड नहीं करनी है मैनेजमेंट से। तो अकॉर्डिंग टू टेलर देयर शुड बी एन ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन वर्कर्स एंड मैनेजमेंट, जो वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क यहाँ पर होना चाहिए। मैनेजमेंट मस्ट इंसिस्ट ऑन पैटर्नलिस्टिक स्टाइल ऑफ मैनेजमेंट whereby employer take care of the needs of the employee, तो जो मैनेजमेंट है वो एकदम फादर की तरह अपने जो एम्प्लॉय है उसे उसका ध्यान रखना चाहिए। ना हम अपने नेक्स्ट प्रिंसिपल पर आ जाते हैं। बेटा नेक्स्ट प्रिंसिपल है आपका डेवलपमेंट ऑफ वर्कर टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी। देखिए यहां पर क्या होता है, देखो एम्प्लॉय, अभी मैंने आपको बताया था ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉस्पेरिटी तब होगी जब उसके एम्प्लॉय भी प्रॉस्पेरस होंगे। तो यहाँ पर जो ये प्रॉस्पेरिटी डिपेंड करती है, देखो इंडस्ट्रियल एफिशिएंसी डिपेंड अपॉन द पर्सनल कॉम्पिटेंसी, पर्सनल मतलब एम्प्लॉय, तो इंडस्ट्रियल की एफिशिएंसी किसके ऊपर डिपेंड है, उसके एम्प्लॉय के ऊपर। तो अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल मैनेजमेंट शुड एम टू डेवलप वर्कर्स टू देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी, तो मैनेजमेंट का काम है कि वो अपने वर्कर्स में डेवलप करे एफिशिएंसी एंड prosperity. The concern for efficiency start from the selection process. ऐसा तो नहीं कि efficiency एक दिन में increase हो जाएगी, नहीं भाई, जब किसी काम को मल्टीपल टाइम करते हैं तभी efficiency increase होती है। तो ये जो efficiency होती है ये selection process, जब हम उसे एम्प्लॉय को सिलेक्ट करते हैं तभी हमें चेक करना चाहिए कि वो कितना एफिशिएंट है और कितना वो आगे सीख सकता है। नाउ ये तो एफिशिएंसी आपकी स्टार्ट हो जाती है सिलेक्शन प्रोसेस से। एंड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी टू अचीव द मैक्सिमम पोटेंशियल देयर शुड बी प्रोवाइडेड साइंटिफिक ट्रेनिंग, और उसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए हमें उसे समय समय पर साइंटिफिक ट्रेनिंग देनी चाहिए। दिस विल एंश्योर देयर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर बोथ कंपनी एंड वर्कर्स एंड द एम्प्लॉय। तो ये तीनों के लिए, कंपनी के लिए भी, कंपनी के वर्कर के लिए भी, कंपनी के एम्प्लॉय, इन सब के लिए भी यहाँ पर ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी को इंक्रीज करती है। नाउ बेटा नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट आ जाते हैं हम अपनी टेक्निक्स पर। हमने 4 प्रिंसिपल्स कवर कर लिए हैं एफडब्ल्यू टेलर के, अब हम आ जाते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो बेटा यहाँ पर आपके पास 5 टेक्निक्स हैं। फर्स्ट फंक्शनल फोरमैनशिप, स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, मेथड वर्क स्टडी, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम एंड मेंटल रिवॉल्यूशन। ठीक है, तो 1 बाय 1 हम यहाँ पर रीड करते हैं। देखिए फर्स्ट टेक्निक आती है आपकी फंक्शनल फोरमैनशिप। तो फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है, देखिए फंक्शनल फोरमैनशिप एक टेक्निक है which aim to improve the quality of supervision at the shop level, shop floor level मतलब operational level, it is also called operational level, या फिर आप इसे लोअर लेवल भी बोल सकते हैं। जो लोअर लेवल होता है आपने पढ़ा होगा, हमारे पास 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। तो जो लोअर लेवल होता है ये उसकी स्किल्स को, उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने के लिए ये टेक्निक है। टेलर इंसिस्टेड इन लिस्ट ऑफ क्वालिटी, टेलर भाई बहुत सारी क्वालिटीज बनाते हैं, एक लिस्ट बनाते हैं जिसमें जो एक गुड सुपरवाइजर में क्वालिटी होनी चाहिए।
एंड सिंस ऑल द क्वालिटीज कुड नॉट बी फाउंड इन अ सिंगल पर्सन, लेकिन जो वो लिस्ट बनाते हैं वो सारी क्वालिटी एक सिंगल पर्सन में फाइंड ही नहीं होती। जब वो फाइंड नहीं होती तो वो यहाँ पर उन्होंने क्या करा, उन्होंने यहाँ पर उन्होंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। प्लानिंग के लिए अलग बना दिया प्लानिंग डिपार्टमेंट, एंड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अलग बना दिया। तो यानी उन्होंने 4 प्लानिंग डिपार्टमेंट में एंड 4 ही स्पेशलिस्ट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। देखो बेटा, ये आपका एक्सटेंशन है प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का, क्योंकि काम को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं हम। एंड टेलर एडवोकेटेड सेपरेशन ऑफ द प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन फंक्शन, यहाँ पे सेपरेशन कर दिया, प्लानिंग अलग एग्जीक्यूशन अलग। एंड ही सजेस्टेड द 4 फोरमैन फॉर प्लानिंग, 4 फोरमैन उन्होंने प्लानिंग के लिए बनाए एंड 4 फोरमैन फॉर एग्जीक्यूशन मतलब प्रोडक्शन। नाउ देखिए, अब प्लानिंग डिपार्टमेंट में देखिए, तो बेटा प्लानिंग डिपार्टमेंट में हमारे पास यहाँ पर उन्होंने बनाए हैं रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, शॉप डिसिप्लिनरी। एंड प्रोडक्शन में गैंग बॉस, स्पीड बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर, ये 4 इन्होंने प्लानिंग में बनाए एंड 4 ही उन्होंने प्रोडक्शन में बनाए, जहां पर एक्चुअल में काम हो रहा है। एंड प्लानिंग में काम नहीं हो रहा है, प्लानिंग में ओनली प्लान बन रहे हैं। नाउ हम आते हैं, देखो एक एक को समझते हैं। अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट, देखो अंडर प्लानिंग डिपार्टमेंट आपके पास 4 फोरमैन थे। फर्स्ट हो गया इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो आपको इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट कर रहा है वर्कर्स के लिए, जो वर्कर्स है उनके लिए इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट कर रहा है। सेकंड हो गया रूट क्लर्क, जो आपको रूट बता रहा है कि किस तरीके से आपको प्रोडक्शन करना है। नेक्स्ट टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, एंड डिसिप्लिनरी टू एंश्योर डिसिप्लिन रेस्पेक्टिवली। नाउ अब आपको ये लर्न हो, अगर करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो मैं एक ट्रिक बता रही हूँ। जैसे एक गूगल मैप का एग्जांपल ले लीजिए, तो गूगल मैप में क्या होता है कि गूगल मैप आपको इंस्ट्रक्शन देता है भाई, तो इंस्ट्रक्शन ड्राफ्ट करने में ये वर्कर्स के लिए ड्राफ्ट करता है। गूगल मैप आपको बताता है, रूट बताता है कि किस रूट पे शॉर्टकट वे में आप जल्दी पहुंच सकते हैं, तो रूट क्लर्क आपको रूट बता रहा है प्रोडक्शन का। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क कितने टाइम में पहुंच जाएंगे ये भी आपको गूगल मैप ही बताता है, ठीक है। तो ये भी आपका टू प्रिपेयर टाइम एंड कॉस्ट शीट, एंड डिसिप्लिनरी आप कर लीजिएगा टू एंश्योर डिसिप्लिन रेस्पेक्टिवली। नाउ आते हैं हम अपने अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में भी हमारे पास स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस एंड इंस्पेक्टर। तो इसे भी हम एक ट्रिक की हेल्प से समझेंगे। तो देखो, एक बाइक वाला बाइक चला रहा है, स्पीड में बाइक चला रहा था, ठीक है, गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, गैंग बन गई, वहां पे सब लोग आ गए, इकट्ठे हो गए। देन रिपेयर, उसे रिपेयर की नीड थी, एंड इंस्पेक्टर भी वहां पर आ गया था क्योंकि एक्सीडेंट हुआ था। तो ये ट्रिक थी, आप इन्हें याद कर सकते हैं कि प्लानिंग में ये थे 4 एंड प्रोडक्शन में जो थे आपके ये थे। देखिए, स्पीड बॉस की टू एंश्योर टाइमली एंड एक्यूरेटली कंप्लीशन ऑफ जॉब, कि आपकी जो जॉब है, आपका जो काम है वो टाइमली कंप्लीट हो सके। गैंग बॉस टू कीप मशीन्स एंड टूल्स रेडी फॉर ऑपरेशन, सबकी गैंग बना देनी है, मतलब इकट्ठा कर देना है मशीन्स को, टूल्स को, ताकि वो रेडी रहे ऑपरेशन के लिए, काम करने के लिए। रिपेयर बॉस, जितनी भी मशीन है आपके पास, टूल्स हैं, वो सब वर्किंग कंडीशन में रहनी चाहिए, तो इसे इंश्योर करना। एंड इंस्पेक्टर टू चेक द क्वालिटी ऑफ द वर्क, कि आपका जो वर्क है उसकी क्वालिटी कैसी है, क्वालिटी को इंश्योर इंस्पेक्टर करता है। नाउ बेटा नेक्स्ट टेक्निक पर आते हैं। सेकंड टेक्निक है आपकी स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन मीन सेम टू सेम इन एवरी एस्पेक्ट, कलर सेम, साइज सेम। एक कॉलगेट का पाउच ले लीजिए आप, कॉलगेट का जब पैकेट ले लेते हैं आप 100 ग्राम वाला, तो हर बार उसकी जो ट्यूब होगी वो सेम साइज की होगी, सेम कलर की ही होगी, ठीक है, सेम उसका जो मटेरियल होगा, क्वालिटी भी सेम होगी, इन एवरी एस्पेक्ट सेम टू सेम, दैट इज कॉल्ड स्टैंडर्डाइजेशन। एंड सिंप्लीफिकेशन, जब हम अननेसेसरी को एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं। पहले हम स्टैंडर्डाइजेशन पढ़ लेते हैं, तब आपको एक्सप्लेन करती हूँ सिंप्लीफिकेशन। देखो, स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी, जितनी भी बिजनेस एक्टिविटी होती हैं उनके लिए एक स्टैंडर्ड सेट कर दीजिए, कि चाहे कोई भी एक्टिविटी हो। इट कैन बी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ प्रोसेस, प्रोसेस आपकी स्टैंडर्डाइजेशन होनी चाहिए, एक मशीन से दूसरी में जाना है, दूसरी से तीसरी में जाना है, तो वो जो प्रोसेस है आपकी बिल्कुल स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए, ठीक है। एंड रॉ मटेरियल आपका स्टैंडर्ड होना चाहिए, सेम टू सेम हर बार। टाइम, इतने टाइम के लिए एक में रखना है, इतने टाइम के लिए दूसरी मशीन में रखना है। प्रोडक्ट
सेम टू सेम, मशीनरी सेम टू सेम, मेथड सेम टू सेम, वर्किंग कंडीशंस भी सेम टू सेम। तो स्टैंडर्डाइजेशन हमारा इन सब में हो सकता है। दिस स्टैंडर्ड शुड एक्ट एज द बेंचमार्क ड्यूरिंग प्रोडक्शन। ये जो स्टैंडर्ड होते हैं हमारे लिए, ये बेंचमार्क का काम करते हैं प्रोडक्शन के समय में। एंड सिमिलरली ये जो वर्किंग कंडीशंस है लाइक टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये भी सेम टू सेम होनी चाहिए। नाउ ऑब्जेक्टिव क्या है स्टैंडर्डाइजेशन के, भाई क्यों हम स्टैंडर्डाइजेशन करते हैं? ताकि हमारी जो गिवन लाइन है, प्रोडक्ट है, वो फिक्स टाइप पर, फिक्स साइज पर वो आपकी रेड्यूस हो जाए। मतलब आपको ज्यादा साइज नहीं बनाने पड़े। सपोज कीजिए 100 ग्राम का पैक ज्यादा बिकता है, ठीक है, 80 ग्राम का पैक कम बिकता है, 80 ग्राम का, तो 80 ग्राम के बनाने की नीड ही नहीं है भाई, 100 ग्राम वाला चल रहा है, 200 ग्राम वाला चल रहा है, तो वही आप प्रोडक्शन करेंगे। नेक्स्ट आ जाइए, टू एस्टेब्लिश इंटरचेंजेबल एबिलिटी ऑफ द मैन्युफैक्चर पार्ट एंड प्रोडक्ट। भाई हर बार सेम टू सेम प्रोडक्ट है, आप बर्गर खाने चले जाइए किसी का भी, मैकडोनल्ड वगैरह का, तो आप हर बार सेम टू सेम ही बर्गर आपको मिलेगा, तो इससे इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर उस किसी के मैन्युफैक्चर पार्ट उस समय पे कम है, वहां पर पार्ट्स की एबिलिटी नहीं है, तो एक जो उनके एक ऑर्गेनाइजेशन के जो पार्ट्स हैं, एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में वो वहां पर सप्लाई हो सकते हैं। टू एस्टेब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सलेंस एंड क्वालिटी मटेरियल, क्वालिटी आपका मटेरियल होना चाहिए। एंड टू एस्टेब्लिश परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड ऑफ मैन एंड मशीनरी, और जो मैन और मशीनरी की जो परफॉर्मेंस है वो भी यहाँ पर स्टैंडर्ड होनी चाहिए। ना आते हैं सिंप्लीफिकेशन। बेटा सिंप्लीफिकेशन भी एक एग्जांपल की हेल्प से समझ लीजिए पहले, फिर बाद में रीड कर लीजिएगा। देखो सिंप्लीफिकेशन का मतलब होता है किसी चीज को सिंप्लीफाई करना। एक एग्जांपल ले रही हूँ, मेरी एक डोसे की शॉप है, ठीक है, वहां पर मैं 50 वेराइटी डोसा रखती हूँ। अब मैंने देखा थोड़े दिन में मैं ध्यान देती हूँ तो ओनली 5 वेराइटी तो सेल होती है, बाकी की सेल ही नहीं होती। तो मैंने क्या काम करा, उन अननेसेसरी 15 वेराइटी को रिमूव कर दिया। रिमूव कर दिया तो उससे रिसोर्सेज भी कम लगे, जो रिसोर्सेज मैं उसके लिए एक्स्ट्रा रख रही थी वो मुझे अब रखने की नीड नहीं है। लेबर कॉस्ट भी कम आई, क्योंकि मुझे उसके लिए अलग अलग तरीके की लेबर रख रही थी जो प्रोडक्शन को कर रही थी, तो ये सब चीजें कम हुई। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब है अननेसेसरी जो एलिमेंट है उन्हें रिमूव करना। देखो सिंप्लीफिकेशन रेफर्स टू एलिमिनेटिंग सुपरफ्लूस एंड अननेसेसरी वैरायटी। जो अननेसेसरी आपके पास वैरायटी है, साइजेज हैं जो बिकते ही नहीं है, ग्रेडेड जो सेल ही नहीं होते ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, तो उन सबको एलिमिनेट करना। इट इंप्लाइज रेड्यूस इन्वेंट्री, तो इन्वेंट्री आपके पास कम हो जाएगी, स्टॉक कम रखना पड़ेगा। फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट, और जो आपके पास इक्विपमेंट है उनका पूरा पूरा यूटिलाइजेशन होगा। एंड इंक्रीजिंग टर्नओवर, और साथ में जो टर्नओवर वगैरह इंक्रीज हो रहा था वो भी आपका इंक्रीज होगा, जो आपकी सेल है वो भी इंक्रीज होगी। एंड इट विल रिजल्ट इन सेविंग ऑफ द कॉस्ट ऑफ द लेबर एंड मशीनरी एंड टूल्स एंड फैसिलिटेट बेटर कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी। तो यहाँ पर कॉस्ट ऑफ लेबर कम हो जाएगी भाई, मशीन एंड टूल्स की भी कॉस्ट कम हो जाएगी, एंड बेटर कंट्रोल हो पाएगा एक्टिविटी का, क्योंकि अब हम ज्यादा एक्टिविटी पे ध्यान नहीं कर रहे हैं, ओनली उन्हीं एक्टिविटी पे फोकस कर रहे हैं जो हमारी ज्यादा से होती है। नेक्स्ट आइए बेटा, नेक्स्ट है हमारा मेथड स्टडी। बेटा ये सब हमारे वर्क स्टडी के पार्ट होते हैं। मेथड स्टडी है, मोशन स्टडी है, टाइम स्टडी है, ये सब आपके वर्क स्टडी के पार्ट है, तो ये सब हम उसी में ही रीड कर रहे हैं। देखिए मेथड स्टडी, मेथड स्टडी का मतलब होता है किसी काम के, देखो कि मेथड मतलब काम को करने का तरीका। किसी काम को करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और आपको उन बढ़िया काम के तरीकों में से आपको वन बेस्ट वे ढूंढना है, एक तरीका जो सबसे अच्छा हो। तो देखो मेथड स्टडी इज कंसर्न फाइंडिंग द वन बेस्ट वे ऑफ डूइंग अ जॉब। देयर आर वेरियस एलिमेंट ऑफ डूइंग द जॉब, भाई बहुत सारे मेथड्स हैं किसी जॉब को करने के। टू डिटरमाइन द बेस्ट वे देयर आर सेवरल पैरामीटर। फॉर द सर्च फॉर द बेस्ट मेथड स्टार्ट फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट। तो जो सर्च होती है बेस्ट मेथड को ढूंढने की, वो स्टार्ट हो जाती है फ्रॉम द प्रोक्योरमेंट ऑफ द रॉ मटेरियल। जब हम रॉ मटेरियल परचेज करवाते हैं ना, तो उसी समय से स्टार्ट हो जाती है और जब तक चलती रहती है जब तक वो प्रोडक्ट अल्टीमेटली कंज्यूमर को डिलीवर नहीं किया जाता। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेथड स्टडी इज टू मिनिमाइज द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। मेथड स्टडी का ऑब्जेक्टिव है कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम से कम हो, एंड मैक्सिमाइज क्वालिटी, क्वालिटी अच्छी से आए, सेटिस्फेक्शन ऑफ द कस्टमर, कस्टमर को सेटिस्फेक्शन ज्यादा से ज्यादा मिले। फॉर एग्जाम्पल हमने लिया है एक कार को डिजाइन कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन वुड नीड
तो यहाँ पे प्रोडक्शन वुड नीड टू डिसाइड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन कि कौन सा पहले ऑपरेशन करना है, फिर सेकंड सीक्वेंस, फिर थर्ड सीक्वेंस, एंड प्लेस फॉर मैन, मशीनरी, रॉ मटेरियल, ये सब इसी के पार्ट हो जाएंगे कि मैन को किस जगह पर होना चाहिए, मशीन को किस जगह पर होना चाहिए। सो सब पार्ट हैं किसके, मेथड स्टडी के। ना आते हैं मोशन स्टडी। मोशन स्टडी अब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, अचानक में मोशन एवरी एस्पेक्ट, जो आदमी जो फैक्ट्री में वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके हर एक मोशंस को एनालिसिस करना। लाइक मैं आपको इस समय में टीचिंग कर रही हूँ, तो ऐसा हो सकता है कि मेरे हाथ से ये मार्कर गिर जाए, एक्सीडेंटल, ठीक है। एक होता है प्रोडक्टिव, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ इस समय में, ये प्रोडक्टिव हो गया। एक ऐसा हो सकता है अनप्रोडक्टिव, मे बी मेरा मार्कर बहुत दूर रखा हुआ है, मैं बार बार मार्कर लेकर आ रही हूँ, बार बार आपको पढ़ा रही हूँ, फिर मार्कर वापस रख कर आ रही हूँ, तो वो मूवमेंट जो थे वो मेरे अननेसेसरी मूवमेंट थे। तो इसका मतलब होता है मोशन स्टडी का मीनिंग है कि आपको यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना कि हमारे मोशंस कौन कौन से हैं। तो मोशंस हमारे तीन तरीके के होंगे, एक आइडेंटिकल, एक एक इंसिडेंटल, एक प्रोडक्टिव और एक अनप्रोडक्टिव। देखो, मोशन स्टडी रेफर्स टू मेकिंग थ्रू एनालिसिस ऑफ वेरियस मोशन बीइंग परफॉर्म बाय अ वर्कर, ही इज डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क। जब वो उस जॉब को कर रहा है तो यहाँ पर जितने भी मूवमेंट वो कर रहा है, जितने भी मोशंस कर रहा है, उन सबको स्टडी करना। इट इन्वॉल्व स्टडी ऑफ द मूवमेंट, ये सारे मूवमेंट देख रहा है, हम लाइक उठा कैसे रहे हैं, लिफ्टिंग कैसे कर रहे हैं, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग, चेंजिंग पोजीशन, इन सबको देख रहा है जब हम किसी काम को कर रहे हैं। अब ये जो मूवमेंट हो सकते हैं, मैंने भी आपको एग्जांपल दिया, ये प्रोडक्टिव भी हो सकते हैं, इंसिडेंटल भी हो सकते हैं एंड अनप्रोडक्टिव भी हो सकते हैं। तो इनका जो मेन पर्पस था, एलिमिनेट अननेसेसरी मूवमेंट, जो अनप्रोडक्टिव मूवमेंट थे, अननेसेसरी मूवमेंट थे, उन्हें रिमूव करना और बेस्ट मेथड फाइंड करना किसी जॉब को करने के, जिससे टाइम भी आपका सेव होगा एंड इंक्रीज द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी इंक्रीज होगा। तो इस तरीके से टेलर और उनके जो जो एसोसिएट थे, फ्रैंक गैरीवर्थ, उन्होंने मोशंस को रेड्यूस कर दिया फ्रॉम 18 to 5, जो 18 मोशन थे वो उससे 5 मोशंस पर ले आए। नेक्स्ट आते हैं बेटा टाइम स्टडी। तो यहाँ पर हमें टेलर क्या काम करेंगे, टेलर स्टॉप वॉच ले लेंगे, डिफरेंट वर्कर्स काम कर रहे होंगे, उनकी जो रीडिंग्स आती हैं उन रीडिंग्स को अपने पास राइट करते रहेंगे कि उसने कितने टाइम में काम किया, बी ने कितने टाइम में काम किया, सी ने कितने टाइम में काम किया, और उन रीडिंग से एक रिजल्ट निकालेंगे, एक स्टैंडर्ड टाइम सेट कर देंगे कि इस वर्क को करने में इतना टाइम लगेगा। देखो, यहाँ पर टेलर रेफर टू अ टेक्निक, it refers to the technique which is used to determine the standard time। यहाँ पे standard time आप सेट कर रहे हैं and taken by a worker to reasonable skills and ability to perform while doing a job। तो उसके पास जो स्किल्स हैं उन स्किल्स का यूज कर कर वो कितने टाइम में किसी काम को करेगा, उस टाइम को सेट करना ही आपका आ गया टाइम स्टडी। यहाँ पर इट हेल्प्स इन डिटरमाइनिंग हाउ मच वर्क एन एम्प्लॉय शुड बी एबल टू डू इन ए गिवन पीरियड ऑफ टाइम। भाई अगर मैंने आपको 1 घंटा दे दिया तो वर्कर्स कितना काम कर लेगा, मैंने आपको 7 डेज दे दिए तो वर्कर्स कितना काम कर लेगा उस टाइम में। अंडर टाइम स्टडी द जॉब इज divided into series of element and time taken to perform each element of job is recorded with the टाइम मेजरिंग डिवाइस स्टॉपवॉच। उन्होंने टाइम को कई सारे पार्टों में, वो जो जॉब थी उसे कई सारे पार्टों में डिवाइड कर दिया, एलिमेंट में डिवाइड कर दिया, एंड जो जिस एलिमेंट को जितने टाइम में कवर हो रहा था उन्होंने जो है उस टाइम को नोट करना स्टार्ट कर दिया। नाउ इट द ऑब्जेक्टिव ऑफ टाइम स्टडी, एक मिनट, द स्टैंडर्ड टाइम इज फिक्स फॉर द होल टास्क टेकन बाय सेवरल रीडिंग। जब हमने बहुत सारी रीडिंग ले ली तो हमने उस टाइम को सेट कर दिया। नाउ हमारा जो ऑब्जेक्टिव है टू डिटरमाइन नंबर ऑफ वर्कर टू बी एम्प्लॉयड, भाई कितने वर्कर्स हमें काम पे रखने, क्योंकि हमें पता चल जाएगा एक वर्कर्स को कितना समय लगता है काम को करने में, तो हम उसके अकॉर्डिंग नंबर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। टू फ्रेम सुटेबल इंसेंटिव स्कीम टू डिटरमाइन लेबर कॉस्ट कितनी आएगी उसे डिटरमाइन करने में, तो इन सब चीजों के लिए हमें टाइम स्टडी की नीड होती है। नाउ एक एग्जाम्पल दे रखा है, देखो हमारे पास, अगर हमारे पास है कि द वर्कर जो एक वन बॉक्स है, वन बॉक्स एक वर्कर 30 मिनट्स में बना रहा है, ठीक है, यानी 2 बॉक्स कितने में बने, 1 आवर में, 2 बॉक्स बने 1 आवर में। सपोज करते हैं कि वो 7 आवर्स काम करता है, यानी 14 बॉक्स आपके यहाँ पर बन गए, 14 बॉक्स प्रिपेयर हो गए। क्यों? क्योंकि अगर वो 8 आवर्स काम करता है तो 1 आवर्स उसके रेस्ट वगैरह का भी होगा, तो यानी 14
बॉक्सेज एक दिन में बनेंगे। तो इस तरीके से हम वर्कर्स अपॉइंट कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं बेटा फैटिक स्टडी। फैटिक स्टडी का मतलब होता है थकान। फैटिक मीन्स टायर्डनेस। जब एक वर्कर किसी काम को करता है जब तो सेम एनर्जी के साथ नहीं कर पाता है, थोड़ी देर बाद उसे फैटिक टायर्डनेस फील होने लगती है और जो उसकी एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होने लगती है। पहले वो बहुत स्पीड के साथ वर्क कर रहा था, लेकिन धीरे धीरे करके क्या होगा, उसकी स्पीड डाउन होती चली जाएगी। तो फैटिक स्टडी रेफर टू डिटरमाइनिंग द अमाउंट एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इंटरवल रिक्वायर्ड इन कंप्लीटिंग ए टास्क। कितनी अमाउंट में और फ्रीक्वेंसी, कितनी बार उसे रेस्ट देना चाहिए जब वो किसी काम को परफॉर्म कर रहा है। फैटिक मीन टायर्डनेस फ्रॉम फिजिकल एंड मेंटल वर्क। फैटिक का मतलब टायर्डनेस होता है, थकान जो हो जाती है मेंटल वर्क से एंड फिजिकल वर्क से। टेलर सजेस्ट दैट ए पर्सन गेट टायर्ड व्हेन ही वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट ए ब्रेक। टेलर ने कहा कि जब हम कंटिन्यूअसली, अगर कोई वर्कर है अगर वो काम कर रहा है बिना किसी ब्रेक के, तो वो थक जाता है, जिससे उसको यहाँ पर उसे प्रोवाइड करने चाहिए ब्रीफ रेस्ट इंटरवल, छोटे छोटे रेस्ट इंटरवल, ताकि वो अपने जो लॉस्ट स्टेमिना है उसे रीगेन कर पाए एंड उसकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो पाए। तो टेलर ने इसके लिए क्या किया, टेलर ने क्या काम करा, टेलर ने अपने जो टेलर ने क्या काम करा इसके लिए, टेलर ने रीडिंग लेनी स्टार्ट कर दी। उसने नोट डाउन करना स्टार्ट कर दिया कि कितने समय में जो है वर्कर्स जो है उसकी एफिशिएंसी डाउन होनी स्टार्ट हो जाती है। तो देखो, द स्टडी इज कंडक्टेड बाय ऑब्जर्विंग वर्कर बाय परफॉर्मिंग जॉब सो एज टू नोट डाउन द टाइम। उन्होंने टाइम को नोट करना स्टार्ट कर दिया जब उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज होनी स्टार्ट हो गई। एंड रेस्ट इंटरवल इन बिटवीन, लाइक लंच टाइम दे रहे हैं, जिससे एम्प्लॉय अपने लॉस्ट स्टेमिना को रीगेन कर पाते हैं और प्रोडक्टिविटी भी उनकी इंक्रीज होती है। इन केस ऑफ हैवी मैनुअल वर्क, अगर वो उसका बहुत ज्यादा हैवी मैनुअल वर्क है तो छोटे छोटे पॉसेज की नीड है ताकि वो अपनी लॉस्ट जो उनकी स्टेमिना है उसे वो रीगेन कर पाए। नेक्स्ट आते हैं बेटा, नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, जो हमारा लास्ट टेक्निक है। डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम कहता है कि जो वर्कर्स हैं उन्हें दो पार्टों में डिवाइड कर दो, एक एफिशिएंट वर्कर एंड सेकंड इनएफिशिएंट वर्कर। वर्कर्स को टू पार्टों में डिवाइड कर दीजिए। जो वर्कर्स टारगेट को अचीव कर ले उन्हें एफिशिएंट वर्कर और उन्हें सैलरी हायर दीजिए। क्यों? क्योंकि वो अपने टारगेट को अचीव कर रहे हैं। एंड इनएफिशिएंट वर्कर, जो वर्कर्स अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं उन्हें लोअर सैलरी दीजिए। तो उन्होंने कहा बेज रेट को टू पार्टों में डिवाइड कर दीजिए, हायर बेज रेट फॉर दोज who achieve their target effectively and efficiently, and lower wage rate who not cover their target। देखिए यहाँ पे डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम में, डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम रेफर टू अ सिस्टम इन विच एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर आर पेड एट डिफरेंट रेट। तो एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर को अलग अलग रेट पर हम पे कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू टेलर, फाइनेंशियल इंसेंटिव्स मोटिवेटर का काम करता है। भाई किसी को पैसे मिलते हैं तो वो मोटिवेटर का काम करता है। एंड स्कोप ऑफ अर्निंग मोटिवेट द एम्प्लॉय फॉर टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट। अगर उसे अर्निंग का स्कोप मिलता है तो वो अपने पुट को, अपने जो एफर्ट्स हैं उन्हें एक्स्ट्रा पुट करता है। यहाँ पर उन्होंने कहा कि एक स्टैंडर्ड टास्क इज एस्टेब्लिश्ड विद द हेल्प ऑफ टाइम एंड मोशन। तो टाइम एंड मोशन की मदद से पहले आप स्टैंडर्ड टास्क यहाँ पर एस्टेब्लिश कर दीजिए। देन टू रेट फिक्स कर दीजिए, हायर वेज रेट फॉर वर्कर हु प्रोड्यूस और इक्वल मोर देन द स्टैंडर्ड आउटपुट एंड लोअर वेज रेट फॉर हु डू नॉट रीच द स्टैंडर्ड। जो इसका बेसिक पर्पज होता है टू डिफरेंशिएट बिटवीन द एफिशिएंट एंड इनएफिशिएंट वर्कर। नाउ वर्कर्स एंड रिवॉर्ड देना एफिशिएंट वर्कर को, क्यों? क्योंकि उन्होंने जो टारगेट है अपना टाइम पर अचीव किया है। तो बेटा ये हमारे थे FW टेलर के यहाँ पर साइंटिफिक मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स एंड साथ में उनकी ऑल टेक्निक्स को हमने इस वीडियो में सब में कवर किया है। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग अवर वीडियो।